एसएसए डिफेंस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न एरा में। और सॉफ्टवेयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका डेटा को मैनेज करना, जो कि हम डेटाबेस के थ्रू मैनेज करते हैं। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाला डेटाबेस है वो है एसक्यूएल डेटाबेस। तो आज हम एसक्यूएल डेटाबेस को पढ़ेंगे कंप्लीट। तो हमारा ये एसक्यूएल डेटाबेस हम यूज़ क्यों करते हैं, ये है क्या। सबसे पहले हमारा जो नेक्स्ट है व्हाट इज़ एसक्यूएल। एसक्यूएल आखिर है क्या? ये है एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जो कि बेस करता है एक स्ट्रक्चर पर कि आपने क्या करना है और कैसे करना है, पूरा उसका स्ट्रक्चर बनाएं। उस स्ट्रक्चर के बेस पे हम क्यूरीज लिखेंगे, मल्टीपल डेटाबेस बनाएंगे उस स्ट्रक्चर के बेस पे। तो ये बेस करता है स्ट्रक्चर पर। तो एसक्यूएल हमें एक्सेस देता है डेटाबेस में चेंजिंग करने को। जो आप डेटाबेस बनाएंगे उसको मैनिपुलेट करना, उसमें चेंजेस लाना, अपनी मर्ज़ी का डेटाबेस बनाना, वो सब हम एसक्यूएल के थ्रू कर पाएंगे। अब हम एसक्यूएल से क्या कुछ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा जो एसक्यूएल है ये एक डेटाबेस लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है मोस्टली हर सॉफ्टवेयर में। जो भी आप आजकल मॉडर्न सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उसका डेटाबेस मस्ट होता है। तो उस डेटाबेस के लिए हम एसक्यूएल भी यूज़ करते हैं। चाहे आपका एक सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर हो, हॉस्पिटल बेस्ड सॉफ्टवेयर हो, या फिर आपका वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर हो। तो आज इस मॉडर्न एरा में तकरीबन हर किस्म के सॉफ्टवेयर के पीछे हम यूज़ करते हैं कोई ना कोई सा डेटाबेस। तो जैसा कि मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, ओरेकल हो गया, मैंगो डेटाबेस हो गया, एसक्यूएल हो गया, इसमें मल्टीपल डेटाबेस है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसक्यूएल डेटाबेस। तो सबसे पहला पॉइंट है एसक्यूएल कैन एक्सिक्यूट क्यूरीज अगेंस्ट अ डेटाबेस। तो हम इसमें क्यूरीज टाइप करते हैं, क्यूरीज बनाते हैं डेटाबेस पे। तो जो हमारा मेन पॉइंट है इसमें जो कोडिंग का वर्ड होता है वो उसको हम इसमें कहते हैं एसक्यूएल में क्यूरीज। जो क्यूरीज हैं वो हमारी इसमें मेन पॉइंट होता है। जो भी हम कोड लिखेंगे हम उसको ऐसा क्यूरी लेंगे। एसक्यूएल कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। हम एसक्यूएल के थ्रू अपना डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। आपका डेटा कहीं पर भी मौजूद हो, हम एसक्यूएल के थ्रू उसको सामने ला सकते हैं। इसी तरीके से एसक्यूएल के थ्रू हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। आप डेटाबेस बनाएं और उस डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है तो आपको एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसी तरीके से हम अपना जो डेटाबेस में हमारा रिकॉर्ड होगा पहले से ऑलरेडी, उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं यूजिंग एसक्यूएल लैंग्वेज। डिलीट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जो कि आपने पहले से रिकॉर्ड उसमें मौजूद हो और आप उसमें कोई चेंजेस लाना चाह रहे हैं तो अपडेट के ज़रिए चेंजेस ला सकते हैं। और अगर वो डेटा आपको नहीं चाहिए तो उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं उस रिकॉर्ड को। इसी तरीके से जैसा कि इसमें हम मल्टीपल डेटाबेसेस भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही डेटाबेस पर खेलें, आप मल्टीपल डेटाबेस भी बना सकते हैं। इसी तरीके से सिंगल डेटाबेस में हम मल्टीपल टेबल्स भी बना सकते हैं। एक टेबल हमारा एग्जाम्पल के तौर पर एम्प्लॉय का हो सकता है, एक टेबल हमारा हो सकता है हेड का, एक एडमिन का। इसी तरीके से हम एक ही डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं यूजिंग एसक्यूएल लैंग्वेज। इसी तरीके से हम स्टोर प्रोसीजर भी बना सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर हम करेंगे, ये हमारा यूज़ होता है एज आप कह सकते हैं शॉर्ट की। जैसा कि आपने एक ही दफ़ा एक क्यूरी बनाई, आपकी वो क्यूरी हो गई 4 से 5 लाइनों पे। आपने सिर्फ उस एक क्यूरी को सिर्फ एक स्टोर प्रोसीजर में सेव करना है। आपने स्टोर प्रोसीजर का नाम देना है ABC या कोई सा भी आप रेंडमली नाम दे सकते हैं। तो जब भी आपको उस क्यूरी को कॉल करना हो तो स्टोर प्रोसीजर एज अ शॉर्ट की यूज़ होगा। आपने सिर्फ
स्टोर प्रोसीजर का नाम कॉल करना है जो कि आपने दिया हो, एग्जाम्पल ABC या कोई सा भी रैंडम सा नाम, तो सिर्फ आपने वो रैंडम सा नाम टाइप करना है। तो जो भी क्यूरी उस स्टोर प्रोसीजर में सेव्ड होगी वो क्यूरी कॉल हो जाएगी। इसी तरीके से हम डेटाबेस में एसक्यूएल लैंग्वेज में व्यूज़ भी बना सकते हैं, मल्टीपल व्यूज़। इसी तरीके से हम टेबल्स में परमिशंस भी सेट कर सकते हैं कि कोई अननोन एक्सेस ना हो पाए, किसी में एक्सेस देनी है नहीं देनी, प्रोसीजर्स मैंने आपको बता दी हैं। इसी तरीके से ये तमाम काम हम यूजिंग एसक्यूएल लैंग्वेज आसानी से कर सकते हैं, और मैं आप सबको ये तमाम टॉपिक्स फुली डिटेल में एस एन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सबको करवाऊँगा। अब हमने एसक्यूएल यूज़ तो कर लिया, अब हम अब वेबसाइट में इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो कि हमारा डेटाबेस प्रोग्राम्स हैं और रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, RDBMS, रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमारा एसक्यूएल भी यही है, RDBMS। इसी तरीके से मल्टीपल से MS एक्सेस भी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्लेटफॉर्म है, ये भी हमारा डेटाबेस के तौर पर यूज़ हो सकता है। MySQL भी हो सकता है। MySQL हम यूज़ करते हैं हमारी ज़्यादातर वेबसाइट्स पर। तो हम SQL बेस जो MySQL है हम यूज़ कर सकते हैं, एज लोकल बेस सर्वर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीपल इंडिपेंडेंटली हम भी यूज़ कर सकते हैं इसको, लोकल बेस सर्वर और मेन सर्वर क्लाउड के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो यूज़ करना होगा वो हम जो वेब बेस बनाते हैं ज़्यादातर वो होता है ASP.NET या फिर PHP यूज़ करते हैं। तो उसके थ्रू हम MySQL यूज़ करते हैं मैक्सिमम। तो MySQL और SQL सर्वर तकरीबन सेम है, क्यूरी सब सेम है। ये हमारा MySQL एक वेब बेस्ड होता है और SQL सर्वर हमारा प्लेटफॉर्म होता है नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स के लिए। तो इस तरीके से हम HTML और CSS से हम स्टाइल्स बनाते हैं, और स्टाइल्स बनाने के बाद PHP की क्यूरी से हम डेटाबेस लिंक करा सकते हैं। तो SQL का सिंटेक्स्ट हमारा क्या होता है, हम डेटाबेस में टेबल्स कैसा बनाते हैं, हमारी रोज़ और कॉलम्स पर डिपेंडेंट होता है। ये हमारी रोज़ हैं, ये हमारे कॉलम्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 5 रोज़ हैं और 7 कॉलम्स हैं। कस्टमर ID, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री, ये हमारे हैं कॉलम्स, और ये हमारी 5 रोज़ हैं। और हम इन कॉलम्स और रोज़ के थ्रू डेटा इंसर्ट करते हैं। तो ये था डेमो हमारा SQL का। तो चलते हैं हम SQL पे अपनी पहली क्यूरी लिखने को। आइए हम अपना SQL सर्वर ऑन करते हैं, SQL को ओपन कर देते हैं। SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है, सर्वर का नाम आ चुका है डेस्कटॉप। तो हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा सर्वर ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, डेटाबेस, जो फोल्डर्स हैं, सिक्योरिटी, सर्वर ऑब्जेक्ट्स, रेप्लिकेशन और मैनेजमेंट। तो हमारा जो काम है वो डेटाबेस पर है, तो हम राइट क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं न्यू डेटाबेस। आपके पास अगर पहले से कोई डेटाबेस है तो आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो हमारा भी सबसे पहले हम न्यू डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस का नाम हमें लिखना होगा, तो हम डेटाबेस का नाम लिख लेते हैं। मैंने इसका नाम प्रैक्टिस रखा है। ओके प्रेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है नहीं। प्लस को दबाएं। इसमें मल्टीपल डेटाबेस ऑलरेडी हैं, तो हमारे डेटाबेस का जो नाम था वो था प्रैक्टिस। तो आप देख सकते हैं हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ओपन करते हैं तो इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, डेटाबेस डायग्राम, टेबल्स, व्यूज़, सिनोनिम्स, प्रोग्रामेबिलिटी, सर्विस ब्रोकर, स्टोरेज, सिक्योरिटी। तो हम अभी सबसे पहले टेबल्स पर काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कोई भी टेबल मौजूद नहीं है। तो हम क्यूरी सबसे पहले टाइप करेंगे, फाइल में जाएं,
न्यू हमें एक क्यूरी लिखनी है। तो हमारा क्यूरी बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी क्यूरी होगी वो होगी हम किस तरीके से एक टेबल क्रिएट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला काम है वो ये है कि हमने डेटाबेस में टेबल क्रिएट कैसे करना है। क्रिएट टेबल, हमारा जो काम है वो क्रिएट टेबल है। तो इसके लिए जो हम क्यूरी यूज़ करेंगे, हमें एक टेबल क्रिएट करने के लिए क्यूरी लिखनी पड़ेगी। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, आप जो टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका नाम हमें लिखना होगा। टेबल का नाम हम लिख लेते हैं एम्प्लॉय। टेबल का नाम एम्प्लॉय रख दिया। डबल कॉलम्स में हम आ गए। अब यहाँ पे हमें लिखना होगा जो हमारे क्रेडेंशियल्स हैं। हमारे क्रेडेंशियल्स क्या हैं? हमें एक एम्प्लॉय आईडी रखनी होगी। एम्प्लॉय आईडी जिसको हम रखते हैं इंटीजर होगी हमारी, क्योंकि नंबरिंग हम इंसर्ट करेंगे। और इसको हम प्राइमरी की भी रख देते हैं। प्राइमरी की आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी की हमारे डेटाबेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है, जो कि यूज़ होती है किसी भी वैल्यू को प्राइमरी रखने के लिए, कि आपकी वो वैल्यू सेम ना हो, कोई मल्टीपल इनपुट्स एक साथ सेम ना हो। आप प्राइमरी रखें। अगर आपकी किसी ने वैल्यू 1 रख दी तो अगली इनपुट 2 होना चाहिए, 1 ना हो, इसलिए हम प्राइमरी यूज़ करते हैं। तो इसको हम प्राइमरी की रख देते हैं, प्राइमरी की। इसके साथ हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, हम आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिटी हमारा ऑप्शन ये होता है कि आप अगर अरे यार 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 यार, यार। हमारा ये क्यूरी बॉक्स ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे। हमें डेटाबेस को क्रिएट करना होगा। हमारा ऑलरेडी डेटाबेस तो क्रिएट है, लेकिन उस डेटाबेस में हमें टेबल्स बनाने हैं। तो हम किस तरीके से अपने डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टास्क है वो है हाउ टू क्रिएट टेबल इन डेटाबेस। ठीक है, हम किस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस में। तो इसके लिए हमें क्यूरी लिखनी होगी, क्रिएट टेबल। अब क्रिएट टेबल के बाद हमें टेबल का नाम लिखना होगा। आप किस नाम से टेबल बना रहे हैं। तो हमारा जो नाम है वो होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल का नाम हो चुका है। अब हमें ब्रैकेट्स ओपन करनी है। इस ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यूज़ होंगी। कौन सी वैल्यूज़ होंगी? जो हमारे आप कह सकते हैं रोज़ और कॉलम्स की वैल्यूज़। आप स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट नेम क्या होना चाहिए। तो हमारे जो मेन हेडिंग्स होंगी वो हम टेबल्स में यहाँ शो करेंगे। तो सबसे पहले हमारी होगी स्टूडेंट आईडी, क्योंकि सबसे पहले हमें जो भी टेबल बनाएं उसका आईडी लिखनी होगी, सबसे मस्ट है। क्योंकि इससे आप जब कॉम्प्लेक्स डेटाबेस में जाएंगे, मल्टीपल टेबल्स होंगे, तो आपस में रिलेशनशिप के लिए हम ये बहुत इजी रहेगी, वरना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आईडी, तो हमारी स्टूडेंट आईडी नंबर्स में होगी, तो हम इसको कर देते हैं इंटीजर। अब इंटीजर हो चुका है, स्टूडेंट आईडी हो गई, कोमा। अब हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा? नेम। नेम को हम दे देते हैं nvar4। nvar4 हमारी वैल्यूज़ होती है एज अ स्ट्रिंग, तो हम nvar4 लिख लेते हैं। और इसमें हमने नंबर्स दे दिए हैं 255 कैरेक्टर्स तक हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी हो गया है, नेम हो चुका है। तीसरा हम लिख लेते हैं कौन से ग्रेड में पढ़ता है, तो ग्रेड भी हमारा nvar4 ही रख लेते हैं, क्योंकि
6 आप जो भी ग्रेड लिखना चाहें, स्ट्रिंग लाजमी नहीं है, स्ट्रिंग में हम नंबर्स भी लिख सकते हैं और वैल्यूज़ भी। तो nvar4 255 और चौथा हम लिख लेते हैं एज। तो एज मस्ट होता है न्यूमेरिक में, तो हम इसको इंटीजर लिख लेते हैं। तो हमारी 4 इनपुट्स होंगी, स्टूडेंट आईडी, नेम, ग्रेड और एज। इसको हम एक्सिक्यूट करते हैं। हाईलाइट करना मस्ट है और यहाँ पे आप एक्सिक्यूट, ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर मल्टीपल तमाम डेटाबेस के नाम आ सकता है। आपने वही डेटाबेस सेलेक्ट करना है जिस पर आपने ये एक्सिक्यूट, ये टेबल क्रिएट करना है। तो हमने प्रैक्टिस नाम का डेटाबेस बनाया था, तो हमने हाईलाइट कर लिया है, एक्सिक्यूट प्रैक्टिस में ही करते हैं। तो जैसे मैंने एक्सिक्यूट को प्रेस किया है तो आप देख सकते हैं कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो हमारा एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अब दूसरी चीज़ पॉइंट ये आ चुका है, टेबल तो क्रिएट हो चुका है। आप देखना चाहें तो आप प्रैक्टिस में जाएं, डेटाबेस में, टेबल्स में जाएं। अभी नहीं, इसको सिर्फ रिफ़्रेश कर दें। जैसे मैंने रिफ़्रेश किया, ये रिफ़्रेश का बटन है, टेबल्स में गए तो आप देख सकते हैं डेटाबेस स्टूडेंट के नाम का जो हमने बनाया है, हमारा एक टेबल आ चुका है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं एक ही डेटाबेस में। अब एक न्यू टेबल हम बनाते हैं, स्टूडेंट हो चुका है, एक टीचर का बना देते हैं। सेम यही रखना होगा, क्रिएट टेबल टीचर, ब्रैकेट ओपन की, टीचर आईडी रख देते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा आप बीच में स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस देंगे तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। आपने स्पेस देनी है तो आप ऐसा डैश यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट टीचर आईडी इंटीजर दे दिए, सेम हुई। टीचर का नेम हम रख लेते हैं, नेम हम nvar4 सेम 255, टीचर नेम हो चुका है। टीचर एक्सपीरियंस हम बता देते हैं, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो इंटीजर रख लेते हैं। और लास्ट हमारा होगा टीचर की सैलरी, तो सैलरी भी हम इंटीजर रख लेते हैं क्योंकि नंबरिंग में आती है। इसको भी हाईलाइट हमने करना है, एक्सिक्यूट। तो आप देख सकते हैं हमारी ये कमांड भी सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो चुकी है। चेक करने के लिए वापस डेटाबेस में आए, रिफ़्रेश किया, टेबल्स ओपन किए तो देख सकते हैं स्टूडेंट और टीचर दोनों के टेबल्स बन चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने टेबल्स को क्रिएट करना तो सीख लिया है। अब हम टेबल्स को देखेंगे कैसे कि वाकई हमारा डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे तो हमने देख लिया डेटाबेस में शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पे मैसेज बॉक्स में शो भी करना है कि हमारा जो टेबल है वो कैसा बना है। तो टेबल को व्यू करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट की क्यूरी। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक था हाउ टू क्रिएट टेबल। सबसे पहले तो हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा। दूसरा हमारा टॉपिक था टेबल क्रिएट करना, जो भी कि हमने अभी सीखा। तीसरा हमारा टॉपिक है हम किस तरीके से टेबल्स को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं टेबल को। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट क्यूरी। तो सिलेक्ट क्यूरी जो हमारी है वो हमारा डेटा शो करने के लिए यूज़ होती है। ओके, हम क्यूरी लिखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सिलेक्ट। आपने क्या सिलेक्ट करना है, ऑल। ऑल हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल में एज अ स्टैटिक वैल्यू को हम बोलते हैं ऑल। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है सेम। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब आपने लिखना है टेबल का नाम, कौन सा टेबल आपने शो करना है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। सबसे पहले हम स्टूडेंट लिख लेते हैं। जैसे एस मैंने लिखा तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट का टेबल आ चुका है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, हाईलाइट किया कि स्टूडेंट के टेबल से तमाम चीज़ें ले आओ, सिलेक्ट करके ले आओ। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट हाईलाइट किया, एक्सिक्यूट करते हैं।
तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने एक्सिक्यूट किया हमारे मैसेज बॉक्स में रिज़ल्ट आ चुका है, स्टूडेंट आईडी, नेम, ग्रेड, एज। तो टेबल आप चेक कर लें, स्टूडेंट आईडी, नेम, ग्रेड और एज चारों हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं कॉलम्स में। तो इसी तरीके से हम टीचर का भी करते हैं, सेम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट था, टीचर करते हैं, टीचर भी हाईलाइट किया और एक्सिक्यूट। तो आप देख सकते हैं टीचर आईडी, नेम, टीचर का एक्सपीरियंस और उसकी सैलरी। अब हम अगर चाहें दोनों टेबल्स को एक साथ शो करना चाहें तो दोनों टेबल्स को पहले टाइप करें, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स मैंने ऑलरेडी है, अब दूसरा हमारा क्या था, स्टूडेंट। दोनों टाइप कर ली, दोनों को एक साथ हाईलाइट कीजिए और एक्सिक्यूट। आप देख सकते हैं टीचर वाला टेबल और स्टूडेंट दोनों हमारा सिलेक्ट की क्यूरी से शो हो रहा है। हमारे जो सिलेक्ट क्यूरी है ये भी उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अब हमारा जो एक नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि होता है इंसर्ट। इंसर्ट क्यूरी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्यूरी है जो कि हमें यूज़ होती है टेबल्स में। जो हमने ये टेबल्स बनाए हैं इसमें डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंसर्ट क्यूरी, ठीक है। तो हम सबसे पहले टीचर के टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं सबसे पहले। तो इंसर्ट आए, इंसर्ट आपने इंसर्ट कहाँ करना है, इनटू, कहाँ करना है, टेबल का नाम इंसर्ट इनटू टीचर, ठीक है, ये याद रखना, इंसर्ट इनटू टीचर। अब इसमें आपने वैल्यूज़ क्या रखे हैं, लिखें आप वैल्यूज़, ठीक है, और ब्रैकेट ऑन कर दिए, इंसर्ट इनटू टीचर, टीचर में इंसर्ट करो वैल्यूज़, क्या वैल्यूज़। अब आपने यहाँ इस ब्रैकेट में वो वैल्यूज़ लिखनी है। तो ये याद रखिएगा जो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं वो तो आप रेंडमली लिख सकते हैं ऐसे 3, 4, 5, लेकिन जो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो आपने कॉलम्स में लिखनी होगी। सेमी कॉलन ऑन करें, ये सबसे पहले हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। आपको समझाने के लिए मैं टीचर का टेबल हमारे पास क्यूरी ये रही, तो हमारी सबसे पहले क्या थी, टीचर आईडी। तो हमने आईडी देनी है, आप रेंडमली दे सकते हैं, मैंने 1 दी, कोमा, सेकंड का ऑप्शन था टीचर नेम। तो नेम हमारी क्योंकि एनवार्चर था, स्ट्रिंग थी, तो स्ट्रिंग हमने के अंदर लिखना है, ये याद रखिएगा, स्ट्रिंग हमेशा हम कॉलम्स में लिखते हैं। और इसमें हमने नेम दे दिया, टीचर का नाम है अली, सर अली लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सर अली लिख लिया। एक्सपीरियंस, कोमा, एक्सपीरियंस हम लिख लेते हैं 3 इयर्स, ठीक है। और हमारी जो लास्ट थी वैल्यू वो थी सैलरी, टीचर की सैलरी, तो हम सैलरी लिख लेते हैं 40,000। हमारी वैल्यूज़ हमने फुली कर दी हैं। अब इसको हाईलाइट करते हैं और एक्सिक्यूट। जैसे मैंने एक्सिक्यूट किया तो आप देख सकते हैं मैसेज में शो हो रहा है 1 रो इफेक्टेड, के 1 रो आपकी इफेक्टेड हो चुकी है। हमने किस में वैल्यू शो की थी, टीचर में। तो अब हम टीचर के टेबल में से सिलेक्ट करते हैं कि क्या कुछ इंसर्ट हुआ भी है, नहीं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स, हाईलाइट किया, एक्सिक्यूट। जैसे एक्सिक्यूट किया आप देख सकते हैं हमारी वैल्यूज़ टीचर के टेबल में आ चुकी हैं। टीचर आईडी 1, नेम सर अली, एक्सपीरियंस 3 इयर्स, सैलरी 40,000। इसमें एक चीज़ याद रखने की ये है कि आपने 4 वैल्यूज़ लिखी हैं यहाँ पे, आईडी, नेम, एक्सपीरियंस, सैलरी। तो आपको चारों वैल्यूज़ को इंसर्ट करना होगा। अगर आपने एक भी वैल्यू मिस कर दी, जैसे कि अभी हमारी देख सकते हैं 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। प्राइमरी है तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ 2 ताकि कोई इशू ना हो।
क्योंकि पहली वैल्यू थी 1, सेकंड वैल्यू हमारी 2। सर अली सेम नेम भी चेंज कर देते हैं, चलें सिर्फ अली कर देते हैं, कोई चीज़ सेम ना हो सर रैंडमली। अब देखिए एक चीज़ मिस है हमारी, बाकी 3 चीज़ें हमने सही लिखी हैं, सैलरी हमने नहीं लिखी, सैलरी का कॉलम खाली है। तो एक्सिक्यूट करते हैं, यकीनन इसको एरर शो करना होगा। तो जैसे मैंने एक्सिक्यूट किया, ये कह रहे हैं कि कॉलम नेम या नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच टेबल डेफिनेशन, कि टेबल में जितनी वैल्यूज़ मांग रहे हैं उतनी आपने इंसर्ट नहीं की, उससे मैच नहीं कर रही। तो ये इशू, इसलिए आपको वैल्यूज़ इंसर्ट करनी होंगी। तो अब हम इसमें सैलरी भी डाल देते हैं 34,000। तो जैसे मैंने सैलरी इंसर्ट की, अब एक्सिक्यूट करते हैं इसी क्यूरी को। तो आप देख सकते हैं 1 रो इफेक्टेड। दोबारा चेक करते हैं टीचर को, देख सकते हैं टीचर की दूसरी वैल्यू भी, दूसरी रो भी इंसर्ट हो चुकी है। तो हमने अभी सिलेक्ट की क्यूरी को पढ़ा है, तो इसी तरीके से इंसर्ट की भी क्यूरी पढ़ ली है। इंसर्ट में अब हमने टीचर में वैल्यूज़ इंसर्ट कर ली है, एक वैल्यू हम स्टूडेंट में भी इंसर्ट कर लेते हैं। क्यूरी सेम रहेगी, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम चेंज कर देते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज सेम रहेंगी। स्टूडेंट क्योंकि ऑलरेडी एम्प्टी टेबल है, देख सकते हैं। तो अब वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। 1 स्टूडेंट नेम यासिर, स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो 7th में है, और एज जो है स्टूडेंट की वो है 13 ईयर्स। हाईलाइट करते हैं और एक्सिक्यूट। 1 रो इज़ अफेक्टेड, तो इसको चेक करते हैं, स्टूडेंट को हाईलाइट किया, सिलेक्ट ऑल क्यूरी को, एक्सिक्यूट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट के टेबल में डेटा आ चुका है। दोनों टेबल्स को आप चेक करते हैं, दोनों को हाईलाइट किया, एक्सिक्यूट। तो आप देख सकते हैं टीचर का टेबल और स्टूडेंट के टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट भी हो चुकी हैं, वैल्यूज़ शो भी हो रही हैं सिलेक्ट की क्यूरी के ज़रिए, और हमने टेबल जो बनाया था वो टेबल में ही ये तमाम वैल्यूज़ शो हो रही हैं। तो हमारी टेबल भी कंप्लीट हो चुका है, हमारी सिलेक्ट की क्यूरी से हम डेटा भी शो कर रहे हैं, और इंसर्ट की क्यूरी से हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। अब हमारी इंसर्ट की क्यूरी में वैल्यूज़ में हम और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि हमारी हो गई प्राइमरी की आइडेंटिटी हो गई। तो प्राइमरी की हम यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यूज़ को प्राइमरी रखने के लिए इंडिविजुअल। अब हमने वैल्यूज़ जैसे कि अभी आप चेक कर लें 1 है, और इसी में मैं दोबारा से यही क्यूरी एक्सिक्यूट करता हूँ स्टूडेंट, तो ये एक्सिक्यूट हो जाएगी। देख लें 1 रो इफेक्टेड, एक्सिक्यूट हो गई। चेक करते हैं स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी सेम है, नेम सेम है। अब हम चाहते हैं कि हमें प्राइमरी की हम यूज़ करते हैं कि किसी भी रो को अलग यूनिक बनाने के लिए, कि भाई हाँ ये एक अलग एंट्री है, ये अलग एंट्री है। तो हम जो प्राइमरी यूज़ करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, आईडी पे, फर्स्ट किसी भी नाम की आईडी पे। तो हम एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, क्रिएट टेबल, इसको हम नाम दे देते हैं पर्सन, ठीक है, पर्सन आईडी। अब देखिए बाकी इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ हम रखते ही नहीं, इसको ख़त्म कर देते हैं, 2 वैल्यूज़ पर ही खेलते हैं। पर्सन आईडी है हमारी इंटीजर, जो कि ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ ही मैच कर रही है, सब इंटीजर, ये भी स्ट्रिंग। हमें प्राइमरी की यूज़ करनी है तो हम प्राइमरी यहीं पर यूज़ करेंगे, इंटीजर स्पेस दिया। जैसे हमें सिर्फ यहाँ पर लिखना होगा प्राइमरी की, हमने प्राइमरी की किया और एक्सिक्यूट। अब हमारी जो इंटीजर वो है पर्सन आईडी वो हो चुकी है प्राइमरी, तो हम सेम पर्सन आईडी इंसर्ट नहीं कर सकते। तो एक्सिक्यूट किया। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं। यहाँ पे आए, हम इसको रिफ़्रेश किया तो जैसे हमने रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं पर्सन नाम का टेबल शो हो रहा है। अब हम इस पर्सन में टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू
पर्सन, वैल्यूज़ हम 1 ही रखते हैं। पहले पर्सन का नाम यासिर ही रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, सेम हो सकता है क्योंकि ये न्यू टेबल है तो इसमें कोई इशू नहीं है। एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ तक तो हम काम पहले भी कर रहे थे, पिछले 2 टेबल्स में भी, कि हमने पहले टेबल इंसर्ट किया वैल्यू, तो एग्जीक्यूट 1 रो इफेक्टिव देखिए सही आ रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिएगा पर्सन बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हुआ है 1 यस। लेकिन याद रहे कि हमारा जो एक टेबल था टीचर नहीं, दूसरा टेबल था स्टूडेंट का। जो स्टूडेंट का टेबल है उसमें हमने 2 स्टूडेंट आईडी सेम रखी हुई हैं, क्योंकि इस स्टूडेंट के टेबल में हमने कोई भी प्राइमरी की यूज़ नहीं की, तो इसलिए हमारी दोनों सेम वैल्यूज़ ने एक्सेप्ट कर ली हैं, जो कि हमारे डेटाबेस में एक लैग है। ये आपके डेटाबेस को सही नहीं करेगा। आपका बहुत से प्रॉब्लम्स आपके डेटाबेस में आ सकती हैं अगर आप प्राइमरी की यूज़ ना करें। अब प्राइमरी की का मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं पर्सन में वो एक एंट्री है, पर्सन आईडी में मैंने प्राइमरी की यूज़ की हुई है, ठीक है। अब ज़रा मैं दोबारा यही एंट्री एक्सिक्यूट करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले स्टूडेंट में 2 एंट्री सेम की थी तो उसने एक्सेप्ट कर ली। अब यही काम मैंने प्राइमरी की वाले पर्सन टेबल में एक्सिक्यूट कर। तो देखिए जैसे मैंने एक्सिक्यूट किया, कह रहा है वायोलेशन ऑफ प्राइमरी की कॉन्स्टेंट, कि आप नहीं डुप्लीकेट, देखिए कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की, आप डुप्लीकेट की इंसर्ट नहीं कर सकते पर्सन टेबल में, इसलिए कि आप इसमें हम यूज़ करते हैं प्राइमरी की, कि आपकी डेटाबेस में इंट्रीज डुप्लीकेट ना हो। आपके नाम सेम हो सकते हैं क्योंकि नाम मल्टीपल लोगों के सेम हो सकते हैं, लेकिन आईडी आपकी सेम ना हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं प्राइमरी की। एक और हमारे पास ऑप्शन आता है आइडेंटिटी। क्या होता है? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी भी हमारी एक किस्म की प्राइमरी की की तरह ही काम करती है, लेकिन आइडेंटिटी की का काम ये होता है कि ये हम एक चीज़ ये होती है कि ये हम नंबरिंग पर लगाते हैं। ये जिस ऑप्शंस पर आप आइडेंटिटी की लगा दें वो उस ऑप्शंस को आपने इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैंने पर्सन की वैल्यू जैसे मैं चेंज करूँगा नंबर 2 रखी, 1 इसने दोबारा एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन जैसे मैंने प्राइमरी की को वैल्यू चेंज की भी एक्सेप्ट कर लेगा। पर्सन को चेक करते हैं, देखिए प्राइमरी की चेंज हो गई, नेम पे हमने प्राइमरी नहीं लगाया था तो इस पे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आईडी आपकी चाहिए, नेम आपके सेम हो सकते हैं, आईडी आपकी सेम नहीं होनी चाहिए। अब हम काम करते हैं आइडेंटिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने अपनी आईडी इंसर्ट की खुद रैंडमली, स्टूडेंट आईडी में भी हमने इंसर्ट की रैंडमली, टीचर में भी हमने रैंडमली आईडी इंसर्ट की। अब हम चाह रहे हैं कि हमें आईडी इंसर्ट ना करनी पड़े। कई ऐसे डेटाबेस होते हैं जहाँ पे आपको मालूम नहीं है अभी कौन सी आईडी चल रही है। जैसे आप किसी बहुत बड़े सिस्टम में चले गए, वहाँ पे लाखों की तादाद में डेटा इंसर्टेड है, आपको नहीं पता अभी कौन सी एंट्री जा रही है, तो आप अगर ऐसे लगे रहेंगे तो आप तो कई घंटे आपको लग जाएंगे अपनी वैल्यू इंसर्ट करने के लिए कि भाई आपको बार बार वो प्राइमरी की वायलेशन शो करता जाएगा कि आपने प्राइमरी की वायलेट की है, प्राइमरी की डुप्लीकेट आ चुकी है। तो उसको से हम बचने के लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। आइडेंटिटी का काम ये होता है कि आपकी जो एंट्री होगी वो उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा। जैसे आपकी अभी एंट्री 2 है, आइडेंटिटी ऑन आप करेंगे तो 3 नाम की डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी की लगी हुई। प्राइमरी की आप अपनी आदत बना लें कि प्राइमरी की आपको हर सिस्टम में यूज़ करनी है, मस्ट है। आप आइडेंटिटी छोड़ सकते हैं लेकिन प्राइमरी नहीं। इसमें हम प्राइमरी की को स्पेस दिया, यहाँ पर लिख लेते हैं
आइडेंटिटी ख़त्म। जैसे हमने आइडेंटिटी लिख दिया है, इसमें हम टेबल चेंज कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है, तो वो हमें वायलेट कर देगा कि आपके पास सेम नाम का एक टेबल मौजूद है। तो इसको हम नाम देते हैं ABC नाम का रैंडमली। तो ABC ID हम रख लेते हैं इसको, और ABC नेम रैंडमली कोई भी हो। इसको हम एक्सिक्यूट। अब ये देखिए, एक तो हमारी इसमें प्राइमरी की है कि डुप्लीकेट ID ना हो। दूसरी क्या है, आइडेंटिटी, कि हमारे डेटाबेस में हमें ID इंसर्ट भी ना करनी पड़े, डुप्लीकेट भी ना हो और ID इंसर्ट भी ना करनी पड़े, ऑटोमेटिक जनरेट हो। तो एक्सिक्यूट इसको करते हैं। कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। चेक करते हैं इसको। टेबल का नाम हम लिख लेते हैं ABC। एक्सिक्यूट। सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारे टेबल, देखिए ABC ID नेम। अब हमें इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है। इंसर्ट इनटू ABC। ठीक है, टेबल का नाम आ चुका है, वैल्यूज़ आ गई हैं। देखिए, हमने पहले जो पर्सन टेबल बनाया था उसमें हमने वैल्यू इंसर्ट की थी, ID 2, 1, 2 जो भी है आपने इंसर्ट की। लेकिन अब हमने जो ABC टेबल बनाया है इसमें हमने यूज़ किया है आइडेंटिटी, तो इसमें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। सिर्फ हमने क्या लिखनी है, ID जहाँ पर हमारी ये ख़त्म हो रही है, इसके आगे जितने हमारी वैल्यूज़ होंगे, जितने क्रेडेंशियल्स होंगे, ग्रेड, एज, सैलरी, उनकी वैल्यूज़ आप इंसर्ट करें, लेकिन आपको ID की लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी देख सकते हैं ABC में हमारे पास एक ही है, रह गया है एक, वैसे तो 2 थे, ABC ID और नेम। तो ID लिखने की ज़रूरत नहीं, नेम हम लिख लेते हैं, नेम हम लिख लेते हैं रैंडमली कैसर। ठीक है, एक्सिक्यूट कर देते हैं। 1 रो इफेक्टेड। तो मैंने आपको यहाँ पर एक क्यूरी बोली थी कि टीचर में या स्टूडेंट में मुझे कि आप कोई भी वैल्यू, किसी की भी वैल्यू छोड़ नहीं सकते, मिस नहीं कर सकते। आपको मैंने एग्जांपल भी कराई थी कि एक मैंने सैलरी छोड़ी थी, तो उसने एरर शो किया था कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो डेटाबेस से मैच नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पे आप देखें, मैंने ID छोड़ दी, एक ही वैल्यू इंसर्ट की, लेकिन इसने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? इसीलिए क्योंकि हमने आइडेंटिटी इसमें यूज़ की है। तो आइडेंटिटी हमारी ये करती है कि आपकी जो भी आपने नंबरिंग पर आइडेंटिटी यूज़ की हुई, तो नंबरिंग खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर देगा, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। और प्राइमरी भी यूज़ किया हुआ है, तो ये एक रैंडम जनरेट करेगा, रैंडमली नंबर सेम भी नहीं होंगे। टेबल क्रिएट हो चुका है और इसमें मैंने वैल्यू भी इंसर्ट कर ली है कैसर। इसको चेक करते हैं ABC को, तो आप देख सकते हैं कैसर में मैंने ID इंसर्ट नहीं की थी, सिर्फ नाम लिखा था, लेकिन इसने ABC ID ऑटोमेटिकली जनरेट कर लिया। एक और एंट्री इंसर्ट करते हैं, कैसर को हटा के हम लिख लेते हैं अहमद। ठीक है, एक्सिक्यूट। कोई ID इंसर्ट नहीं की, देख सकते हैं आप। 1 रो इफेक्टेड, कोई एरर नहीं आया। सिलेक्ट को एक्सिक्यूट करते हैं, देख सकते हैं नंबर 2 आ चुका है। ID ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुकी है, हमारा सिर्फ नाम गेट हुआ है और पेस्ट हो चुका है। ID ऑटोमेटिकली जनरेट, रैंडमली कोई सा भी दे दिया, दोबारा आप करें। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट की है जो कि यूज़ होती है। तो आई होप आप सबको आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आपने टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट डेटा कैसे करते हैं, ये तो सब सीख लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि हम वेयर का क्लॉज कैसे यूज़ करते हैं, वेयर का क्लॉज कैसे करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। अब हमें डेटा तो इंसर्ट कर लिया है, टीचर की आ जाते हैं।
टीचर आईडी हो चुकी है, नेम, एक्सपीरियंस सैलरी। अब आपने एक ऐसे पॉइंट पे जाना है, जैसे कि आपने इसमें देखें हम सिलेक्ट ऑल कर रहे हैं टीचर के, तो ये कंप्लीट टेबल का रिकॉर्ड शो कर रहा है। कंप्लीट जितना रिकॉर्ड इसमें मौजूद है, ABC में देखिए आप तीनों का रिकॉर्ड शो कर दिया। अब आप चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ रिकॉर्ड चाहिए अली का, ठीक है, मुझे रिकॉर्ड सिर्फ चाहिए अली का। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेयर क्लाउज, वेयर यूज़ करते हैं, इसको हम क्लाउज भी बोलते हैं। तो ये भी इजी है, इसी पर हम चेक कर लेते हैं। क्यूरी है इसकी सिलेक्ट सेम, ऑल वही रखते हैं, फ्रॉम सेम रखें। कौन से टेबल से आपने सिलेक्ट करना है? टीचर, तो टीचर लिखिए टेबल का नाम। यहाँ तक तो सेम है, देखिए यहाँ पर भी हमारा। अब यहाँ हमारा यूज़ होगा वेयर का क्लॉज, वेयर। अब आपने किस वैल्यू से वैल्यू उठानी है, कि आपने एज अ टीचर आईडी से उठानी है, नेम से उठानी है, एक्सपीरियंस से उठानी है, या सैलरी से। सबसे पहले हम नाम से करते हैं कि अली नाम का जो बंदा है उसका रिकॉर्ड हमें लेना है। तो टेबल का नाम हो गया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, टीचर टेबल का नाम है, वेयर कॉलम नेम। अब हमारा कॉलम का नाम शो हो चुका, नेम, नाम क्या हो, इक्वल्स टू अली। तो अली हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर अली लिख लिया। सॉरी, अली जैसा नाम वहाँ लिखा हो वही लिखिए। जैसे हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो इसने अली नाम का रिकॉर्ड नहीं लाया। एक मिनट, दोबारा इसको चेक करते हैं। टीचर में वेयर नेम इज इक्वल्स टू अली, अली इसने शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? टीचर्स में अली नाम का रिकॉर्ड नहीं है। ये लिखा तो हुआ है। सर अली को चेक कर लेते हैं। देखिए सर अली का तो शो हो रहा है, तो अली की मिस्टेक ही हो सकती है, क्योंकि देखिए हमारा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर, अब ये नहीं पता ये लिखा हुआ अली ही है या कुछ और है, या कोई स्पेस वगैरह होगा, इसकी वजह से इशू आ रहा है। सर अली का तो रिकॉर्ड आपके सामने है, बिल्कुल सही। क्यूरी आपकी बिल्कुल सही है, क्यूरी यही है। अब नेम के बदले हम कर लेते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू। एक्सपीरियंस सिर्फ आपने कॉलम नेम चेंज करना है। तो एक्सपीरियंस याद रखिए, हमने एक्सपीरियंस जो रखा था वो हमारा था इंटीजर, तो हमें इंटीजर के लिए नॉर्मली ही लिखना है, कोई कॉलम्स में नहीं लिखना। तो एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए 33, ठीक है, जो हमारी अली का है। तो एक्सिक्यूट करते हैं, अली वाले कॉलम्स में से रिकॉर्ड शो हो रहा है, देख सकते हैं एक्सपीरियंस 33 है। इसी तरीके से कुछ और इसमें से एक्सिक्यूट करते हैं। अब हम शो करना चाहते हैं एक्सपीरियंस 3 वाला, तो एक्सपीरियंस को 3 कर दिया, एक्सिक्यूट, तो आप सर अली वाला आ चुका है। इसी तरीके से हमारा सैलरी की ऐसे अगर करना चाहें तो यहाँ पर सिर्फ आपने कॉलम का नाम चेंज करना है, सैलरी, और सैलरी की वैल्यू लिख देनी है और एक्सिक्यूट, ठीक है। ये हमारा है वेयर क्लाउज, कि अब आप वेयर की क्यूरी कैसे यूज़ करते हैं, कि आपने किसी कस्टम एंट्री को शो कराना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम यूज़ करते हैं, वेयर हमारा हो चुका है। अब हम यूज़ करते हैं मल्टीपल के लिए, कि एंड गेट और गेट। आई होप आप सबने एंड गेट और गेट पढ़ा होगा। तो हमारा जो वो भी हम यूज़ करते हैं वेयर में,
कि आपकी सैलरी भी इतनी हो। सबसे पहले हम इसमें एक डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, टीचर में थोड़ा आपको समझ सही आएगा। इंसर्ट इनटू टीचर, वैल्यूज़ हम इंसर्ट कर देते हैं। टीचर आईडी हम दे देते हैं 3, टीचर नेम हमने दे दिया है यासिर, टीचर का एक्सपीरियंस हमने दे दिया है 3 इयर्स था 44, और टीचर की सैलरी हमने दे दी है, 44 तो बहुत ही हो गया, 4 इयर्स एक्सपीरियंस, और टीचर की सैलरी हो गई है 40 ईयर, सेम सैलरी रख लेते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देख लें, अब मैं आपको एंड गेट और गेट हम जो यूज़ करते हैं, एंड और ऑड वाली कंडीशन, एंड और ये एंड और ये है हमारी कंडीशन, तो ये हम यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले आप देखें, हमारे पास सैलरी में 2 सेम वैल्यूज़ हैं, नाम चेंज है, सर अली और यासिर, ठीक है। सबसे पहले हम सेम वहीं पे आ जाएंगे, वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू दिस। अब आप चाह रहे हैं एंड गेट, सबसे पहले देखिए एंड गेट होता क्या है। एंड गेट हम यूज़ यहाँ करते हैं जहाँ पे आपने जितनी भी कंडीशंस रखनी हो सबका पॉजिटिव होना लाजमी है, कि सब ट्रू होंगी, सब पॉजिटिव से मीन ट्रू। अब आप कह रहे हैं कि एक की सैलरी 200 है, एक की 300 हो और एक की 400, वो वाला मुझे रिकॉर्ड शो करें। तो अगर एक की 200 है, दूसरे की 300 है, लेकिन चौथे की 400 नहीं है, तो वो फॉल्स हो गया है। तीनों का ट्रू होना लाजमी। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर सेम वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू 34,000, सही है। 34,000 आपकी सैलरी शो हो, वो वाला रिकॉर्ड आप मुझे बताएं, और ठीक है, और उसका नाम क्या हो या एक्सपीरियंस क्या हो। यहाँ पर सबसे पहले हम एंड यूज़ करते हैं, एंड 34,000 भी हो और क्या हो, एक्सपीरियंस हो 4 साल। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं एक्सपीरियंस कितना हो 4, एक्सपीरियंस आपका यहाँ का है, सैलरी आपकी यहाँ की है, ठीक है। चेक करते हैं, क्योंकि दोनों हमने अलग अलग के उठाए थे, इसलिए देखिएगा शो ने हमें एक ही का उठाना है। तो अब हम इसमें चेक करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर, सैलरी 34,000 हो, ठीक है। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए 33। अब एग्जीक्यूट करते हैं, आ गया, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ऐसा नहीं करना जैसा मैंने अभी किया था, वो मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि आप एक वैल्यू ऊपर की उठाएं एक नीचे, क्योंकि वो टेबल और रोज़ और कॉलम्स चेंज हो जाते हैं, तो वो वैल्यू शो नहीं होती, क्योंकि ये हम खेलते हैं एक ही वैल्यू पर। वेयर क्लॉज हम यूज़ करते हैं एक ही पे। अब हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले टीचर को एक्सिक्यूट करते हैं। अब हम यूज़ करते हैं और गेट, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे 33 कर दिया, एक्सपीरियंस 3 कर दिया, एक्सपीरियंस 3 किया, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? सैलरी तो भाई थी 34,000, ठीक है। टीचर पे आए, सैलरी जो पहला क्लॉज था वो था 34,000, तो सैलरी तो उसको मिल गई 34,000 लेकिन एक्सपीरियंस था 3 तो इसमें नहीं है, इसमें तो क्या है 33 तो दूसरे कॉलम में, इसलिए इसने यहाँ पे खाली की दिखाया है। जैसे हम इसी रो का 33 करेंगे, अब ये भी ट्रू है, 33 भी ट्रू है। अब इसका एंड गेट एक्सिक्यूट सही हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि दोनों वैल्यूज़ का ट्रू होना लाजमी है। अब एक और चीज़ हम चेक करा देते हैं, वो है और गेट। अब देखिए और गेट क्या होता है। और गेट का काम ये होता है कि कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए। एंड में क्या था, दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट है, तभी आपको वैल्यूज़ शो हो रही थी। लेकिन और में
एक भी वैल्यू काफ़ी है। आपने एक वैल्यू एक्सिक्यूट की, बहुत है। आपकी एक वैल्यू ट्रू हो गई, आपका रिज़ल्ट आना चाहिए। अभी तो आप देख सकते हैं टीचर्स से दोनों वैल्यूज़ ट्रू हो रही हैं, 33 भी और 3400 भी। ठीक है, एक्सिक्यूट, वही वैल्यू आ गई। अब ज़रा 33 को हम 3 कर देते हैं, जो कि एंड गेट में रन नहीं हो रहा था। सही है, इस पे करते हैं। देखिए 34,000 वाली वैल्यू भी आ गई। इसमें 3 नहीं था, 3 नहीं था, लेकिन 3 दूसरे में तो था। 3 इसने यहाँ से ट्रू किया और 34,000 यहाँ से ट्रू किया। दो में ही दोनों वैल्यूज़, दोनों एंट्रीज में मैच हो रही थी, तो इसने दोनों शो कर दी क्योंकि दोनों ट्रू हो रही थी। अब हम एक ऐसी एंट्री करते हैं जो उसमें मौजूद ही नहीं है। अब ये देखें, इसमें 3, 33 और 4 है। यहाँ हम लिख देते हैं 5, जो कि इसमें मौजूद ही नहीं है। अगर एंड गेट पे होगा तो फॉल्स था, क्योंकि ये तो ट्रू है, ये फॉल्स, तो एंड में फॉल्स। लेकिन और में एक तो ट्रू हो रही है, ये तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये तो ट्रू हो रही है, इसको तो शो होना चाहिए। चेक करते हैं, देख लीजिए 34,000 वाली वैल्यू शो हो रही है, एक्सपीरियंस 5 मौजूद नहीं है। तो उसने नेगलेक्ट कर लिया है, क्योंकि कम से कम एक तो मैच कर रहा है। अगर एक भी मैच नहीं करेगा, अब 3400 है सेलर, अब एक भी मैच नहीं कर रहा, तो आपका वैल्यूज़ आउटपुट एम्प्टी आएगा। देख सकते हैं वैल्यूज़ आपकी आ गई एम्प्टी। आई होप आपको एंड गेट और OR गेट समझ आ गया होगा, क्योंकि ये फुली डिटेल्ड वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। इसमें मैंने डेटाबेस भी सिखाया है किस तरीके से बनाते हैं, टेबल भी सिखाया है किस तरीके से टेबल हम बनाते हैं, क्रिएट टेबल करते हैं, वैल्यू कैसे हम इंसर्ट करते हैं। वैल्यू इंसर्ट करने के बाद आपको वेयर क्लॉज भी सिखाया है कि हम वैल्यूज़ अगर कस्टम वैल्यू इंसर्ट करना चाहें, कस्टम वैल्यू शो करना चाहें, तो उसके लिए हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक आता है डिलीट। अब हमने सबसे पहले हम अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने अगर कोई वैल्यू अपडेट करनी है, देखें टीचर पे आ गए, हमें अपडेट करनी है ये एंट्री यासिर, कि हमारी एंट्री नंबर जो 3 है, इसमें यासिर बंदे का जो नाम है ये हमने गलत दे दिया, इसका नाम यासिर नहीं हैदर है। तो अब क्या करें, हमें एंट्री दोबारा तो इंसर्ट नहीं करनी, हमें इसी एंट्री को क्या करना है, अपडेट करना है। तो अब हम अपडेट क्यूरी यूज़ करते हैं। कौन सी क्यूरी है, अपडेट। तो अपडेट के लिए हमें क्या करना होगा, वही सेम अपडेट का नाम दे दिया। अपडेट के देने के बाद हमें अपडेट क्या करना है, कहाँ से करना है। अपडेट हमें करना है कौन सा, टेबल, टीचर टेबल है, टेबल का नाम है टीचर। अपडेट किया हमने टीचर। अब हमें क्या चीज़ अपडेट करनी है, हमें अपडेट करना है नेम। तो हमें यहाँ लिखना होगा सेट और कॉलम का नाम। हमारा कॉलम का नाम क्या है, नेम। तो सेट के बाद हमने रख दिया है नेम इक्वल्स टू क्या नाम रखना है, हैदर। ठीक है, हमने हैदर नाम रख लिया है। कहाँ से, कॉलम तो हमने बता दिया है नेम का, लेकिन हमें इसकी रो भी बतानी है। वेयर रो किसकी, टीचर आईडी। वेयर टीचर आईडी क्या है हमारी, 3। ठीक है, एक्सिक्यूट है, 1 रो इफेक्टेड।
चेक करते हैं टीचर को कि यासिर चेंज हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं यासिर चेंज होके हैदर आ चुका है। हमने क्या किया, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अपडेट लिखा। किसको अपडेट करना है, कौन से टेबल को, टीचर। उस टेबल में कौन से कॉलम को सेट करना है, सेट किया। नेम को आपने एक्सपीरियंस चेंज करना है, तो यहाँ लिखते हैं सेट एक्सपीरियंस। आपने हैदर का एक्सपीरियंस क्या था, 4 इयर्स, इसका अब हो चुका है 5 इयर्स। ठीक है, वही टीचर आईडी 3 ही है। एक्सिक्यूट, 1 रो इफेक्टेड। चेक करते हैं हम टीचर को, क्या हैदर का एक्सपीरियंस 5 हुआ है, हो चुका है। इसी तरीके से आप सैलरी भी चेंज कर सकते हैं। आप टेबल में अगर कोई भी चीज़ अपडेट करनी है, टेबल का नाम, टेबल का कॉलम और टेबल कौन सी रो से है, और जो वैल्यू आपने अपडेट करनी है वो वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप टेबल में वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। अब एक जो बेसिक, ये अभी तक जो मैंने आपको टीच किया है, ये एक बेसिक एसक्यूएल है। बेसिक आप किस तरीके से टेबल क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, वैल्यू किस तरह इंसर्ट करते हैं, शो कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं। और एक और बेसिक पॉइंट है, हम एंट्री कैसे डिलीट करते हैं, टेबल कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम यूज़ करेंगे वो हम एक कस्टम एंट्री अगर डिलीट करना चाहें, हैदर एंट्री है, हमें ये एंट्री पूरी ख़त्म करनी है। टेबल नहीं, टेबल मौजूद हो, बाकी 2 एंट्री मौजूद हो, सिर्फ ये हैदर वाली एंट्री डिलीट करनी है। तो लिखना पड़ेगा, सबसे पहले मैं शो कर लेता हूँ डिलीट वाला हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो लिखेंगे हम डिलीट, कहाँ पे डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम। ठीक है, टेबल का नाम क्या है, टीचर वेयर। अब आपकी मर्ज़ी है, आप नाम से डिलीट करें, आपकी मर्ज़ी है। अगर नाम से डिलीट करना चाहें तो नेम इक्वल्स टू नेम लिख दिया, हैदर। ठीक है, अब हैदर नाम के जितने बंदे होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। एक मैं आपको एक एंट्री में इंसर्ट करके बता देता हूँ ताकि 2 सेम नेम के हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यू यासिर है, यहाँ पे चौथी है, यहाँ पे मैं इसका नाम लिख लेता हूँ हैदर। अभी आप देख सकते हैं 2 सेम नेम है हैदर के। ठीक है, मुझे डिलीट करना है हैदर नाम के बंदे। अब वो 1 बंदा हो, 2 हो, 100 हो, 1000 हो, हैदर नाम के जितने बंदे होंगे इस टेबल में वो डिलीट हो जाएंगे, पूरी एंट्री उसकी। एक्सिक्यूट करते हैं, जैसे एक्सिक्यूट किया 2 रोज इफेक्टेड। हमेशा 1 रो इफेक्टेड हुआ है, इस दफ़ा 2, क्योंकि हैदर नाम के 2 बंदे थे इसलिए दोनों डिलीट हो गए। अब आप नाम के बदले आप डिलीट करना चाह रहे हैं एक्सपीरियंस से, तो वेयर एक्सपीरियंस इक्वल्स टू 3, कि जिस बंदे का एक्सपीरियंस 3 साल का है वो डिलीट हो जाए। अभी यहाँ पे तो सिर्फ अली है जिनका एक्सपीरियंस 3 साल है, तो ये 1 ही डिलीट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1 वैल्यू और डिलीट हो चुकी है। अब इसी तरीके से आप आईडी से भी डिलीट कर सकते हैं यूजिंग आईडी या टीचर आईडी इज इक्वल से। अब 1 ही रह चुकी है वैल्यू, तो आप टीचर आईडी वही देनी है, याद रखिएगा। अगर आप चेंज दे देंगे तो वो डिलीट नहीं होगी। अभी आप देख सकते हैं टीचर आईडी मैंने 1 दी है, इसमें मौजूद नहीं है। एक्सिक्यूट करते हैं, 0 रोज इफेक्टेड, कि कोई रो इफेक्ट नहीं हुई, क्योंकि उस नाम की रो थी ही नहीं तो क्यों इफेक्ट होती। तो जैसे मैंने टीचर आईडी वो दी जो मौजूद है, एक्सिक्यूट किया, 1 रो इफेक्टेड, टेबल हमारा टीचर का खाली हो चुका है।
रिफ़्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं टीचर का टेबल है, टीचर का टेबल खाली हो चुका है, बाकियों में डेटा मौजूद है, बाकी में मौजूद है, ये देख सकते हैं टीचर का खाली हो चुका है। तो इस तरीके से हम डिलीट की क्यूरी यूज़ करते हैं। हमारी जो बेसिक एसक्यूएल की क्यूरीज़ हैं उसमें लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारा टेबल को कैसे डिलीट करते हैं, टेबल को, कंप्लीट टेबल को किस तरीके से ख़त्म करते हैं। वो हम करते हैं ड्रॉप टेबल। अब टेबल का नाम, कौन से टेबल को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्या ख़त्म करना चाह रहा हूँ, जो खाली हो चुका है टेबल टीचर, ड्रॉप टेबल टीचर, ख़त्म, एक्सिक्यूट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आप चेक कर लें, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर नहीं शो होगा, वो कह रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, ऐसा ऑब्जेक्ट का नाम मौजूद ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी आपने ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पे मौजूद है क्योंकि यहाँ मैंने रिफ़्रेश नहीं किया, जैसे रिफ़्रेश करूँगा यहाँ से भी चला जाएगा। एक देख लें, जैसे मैंने रिफ़्रेश किया ABC % स्टूडेंट तो मौजूद है लेकिन टीचर मौजूद नहीं है। आई होप आप सबको बेसिक एसक्यूएल की क्यूरीज़ जैसे कि डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, टेबल में फॉरेन की, प्राइमरी की, फॉरेन की अभी पढ़ी नहीं है, वो नेक्स्ट में अभी ही आगे आपको फॉरेन की भी पढ़ाऊँगा, लेकिन बेसिक में हमारी जो यूज़ होती है वो आइडेंटिटी प्राइमरी की होती है, तो वो मैंने आपको टीच करा दी है। तो हमने टेबल भी बनाना सीख लिया है, हमने डेटा शो करना भी सिलेक्ट यूजिंग सिलेक्ट क्यूरी, हमने सिलेक्ट कमांड के थ्रू टेबल में से डेटा शो करना सीखा है, टेबल में डेटा इंसर्ट करना सीखा है यूजिंग इंसर्ट कमांड, टेबल में से कस्टम डेटा हमने शो किया है यूजिंग वेयर कमांड, वेयर क्लॉज हमने यूज़ किया है कस्टम डेटा के लिए, हमने एंड और हमने यूज़ किया है एंड और गेट्स हमने यूज़ किए हैं जो कि कंडीशंस होती हैं, इसके में हमने कंडीशंस भी यूज़ की हैं, एंड और हमने इंस्टेटेड, हमने टेबल में वैल्यूज़ को अपडेट भी किया है, रोज़ को अपडेट किया है, डेटा अपना जो डेटा मौजूद था हमारा टेबल्स में उनको हमने अपडेट भी किया है, उनको हमने टेबल में से डेटा को डिलीट भी किया है और आखिर में हमने टेबल को ख़त्म भी किया है, पूरे टेबल को ख़त्म। तो ये तो थी बेसिक्स। अब हम थोड़ा एडवांस आते हैं, तो हमारा अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो होगा एडवांस एसक्यूएल, जिसमें हम फॉरेन की पढ़ेंगे। फॉरेन की हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपस में टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप करने को हम फॉरेन की यूज़ करते हैं। जब हम मल्टीपल टेबल्स को आपस में कनेक्शन कराते हैं, आपस में रिलेट कराते हैं, तो हम फॉरेन की यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे जॉइंस, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, फुल जॉइन। आउटर जॉइन फुल जॉइन सेम ही होता है। लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, तो हम जॉइंस भी पढ़ेंगे कि मल्टीपल, हम एक ही डेटाबेस में रहते हुए मल्टीपल टेबल्स को आपस में कैसे जॉइन कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स का डेटा हम कैसे शो कर सकते हैं एक क्यूरी को यूज़ करते हुए। इसी तरीके से हम स्टोर प्रोसीजर्स भी पढ़ेंगे जो कि ऐसा शॉर्ट की होते हैं, किसी भी 10 लाइनों की, 20 लाइनों की क्यूरी आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऐसा शॉर्ट की यूज़ करते हैं। स्टोर प्रोसीजर सिर्फ छोटा सा ABC नाम का स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं और पूरी क्यूरी को कॉल करते हैं। इसी तरीके से हम आगे ट्रिगर्स भी पढ़ेंगे। ट्रिगर्स का काम ये होता है कि आप किसी कस्टम, अगर कोई भी कस्टम सा ऑपरेशन हो जाए कि अगर कोई बंदा किसी न्यू पेज पर मूव कर रहा है तो ये
हो जाए, इसको हम ट्रिगर बोलते हैं कि ये ऑपरेशन कंडक्ट हो जाए। अगर कोई बंदा एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर रहा है तो ये ऑपरेशन कंडक्ट हो जाए, उस टाइम शो हो जाए, ये हो जाए, इस टाइप में हम यूज़ करते हैं ट्रिगर। तो आई होप आप सबको समझ आएगा वो भी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। रूट होगा वो होगा एडवांस एसक्यूएल की तरफ। तो एडवांस एसक्यूएल का सबसे जो पहला पॉइंट है वो होगा हमारा टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप बनाना, कि हम किस तरीके से मल्टीपल टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, उनको आपस में किस तरीके से डिपेंडेंट करते हैं एक दूसरे के। तो जो एसक्यूएल में हम यूज़ करते हैं वो होती है फॉरेन की। हम यूजिंग फॉरेन की हम मल्टीपल टेबल्स को आपस में डिपेंडेंट कर सकते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 3 टेबल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, ABC, पर्सन, स्टूडेंट। और जो फॉरेन की है इसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होना चाहिए वो ये है कि आपके पास 2 टेबल होने चाहिए। एक टेबल आपका प्राइमरी की से होगा और दूसरा टेबल आपका फॉरेन की से होगा। तो जैसा कि हमारी सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हर टेबल में आप प्राइमरी की ज़रूर यूज़ करें, तो प्राइमरी की मस्ट है। और फॉरेन की हम उस टेबल में बनाएंगे जिसको डिपेंडेंट बनाना है मेन टेबल से, जिसमें सिर्फ प्राइमरी की हो। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमने कौन से टेबल्स में प्राइमरी की ऐड की हुई है और कौन से में नहीं। ये हमारे टेबल्स हैं। आप टेबल को ओपन करें यहाँ से, जैसा कि आपको शो हो रहा है कीज़ को ओपन करें तो ये देख लीजिए प्राइमरी की है ABC में। तो ABC जो टेबल है उसमें प्राइमरी की यूज्ड है। इसी तरीके से पर्सन पे आते हैं, यहाँ पर भी यूज्ड है। स्टूडेंट पे आते हैं, स्टूडेंट में की मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कीज़ का फोल्डर ओपन नहीं हो रहा, मतलब स्टूडेंट में हमने की यूज़ नहीं की प्राइमरी की। तो हमने अभी टीचर का टेबल एक डिलीट किया था, अब एक टीचर का टेबल बनाते हैं और वो हमारा मेन टेबल होगा। और पहले हमने क्या किया था, सैलरी टीचर के टेबल में ही मौजूद थी। अब हम एक सैलरी का टेबल अलग से बनाएंगे और उसको डिपेंडेंट करेंगे टीचर के टेबल से। तो टीचर का टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, ये फॉरेन की। ठीक है, टेबल क्रिएट करते हैं। टीचर आईडी हम लिखते हैं TID, इंटीजर इसकी वैल्यू, और इसमें प्राइमरी की इसको मस्ट करना है। प्राइमरी की आइडेंटिटी भी ऑन कर देते हैं ताकि हमें बार बार टीचर आईडी लिखने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी नेम, NOR4 इसको कर दिया 255। और तीसरी होगी टीचर की एज, इंटीजर रख देते हैं। तो एक्सिक्यूट करते हैं, हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। दूसरा टेबल हम बनाते हैं सैलरी का। सैलरी आईडी बना देते हैं और इसमें हम रख लेते हैं इंटीजर। इसको हमें, जैसा कि मैंने बोला था, प्राइमरी की आपने मस्ट यूज़ करनी है। अब देखें हमारा सैलरी की आईडी आ चुकी है। अब हम सैलरी लिख लेते हैं कि सैलरी कितनी है। हम लिख लेते हैं सैलरी इंटीजर में कि जो सैलरी होगी वो कितनी होगी। अब एक पॉइंट हमें यहाँ ऐड करना होगा। अब देखें हमें फ़ौरन की कहाँ ऐड करनी है, सैलरी में। तो सैलरी में हमें जो हमारा मेन टेबल होगा, जो है हमारा टीचर, इसकी जो प्राइमरी की होगी वो हमें यहाँ पे ऐसा फ़ौरन की लेनी है। फिर से दोबारा देखिए, जो हमारा मेन टेबल होगा उसकी जो प्राइमरी की वैल्यू होगी, जैसे टीचर आईडी, वो हमारी जो डिपेंडेंट टेबल होगा सैलरी,
उसकी फ़ॉरेन की होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे टीचर आईडी बना लेते हैं, TID, ठीक है, और इंटीजर। फ़ॉरेन की हम ऐड करेंगे, तो इसको एक्सिक्यूट कर लेते हैं। हमारे दोनों टेबल बन चुके हैं, चेक करते हैं। आप देख सकते हैं दोनों टेबल्स आपस में क्रिएट हो चुके हैं। हमारा जो टीचर आईडी है उसमें एक ही प्राइमरी की है, 2 वैल्यूज़, और जो स्टूडेंट वो सैलरी आईडी है उसमें हमारी फ़ॉरेन की क्या होगी, टीचर आईडी। तो हम यहाँ पर फ़ॉरेन की ऐड करते हैं। तो टेबल्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे फ़ॉरेन की ऐड करनी है। तो फ़ॉरेन की ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले टेबल को अल्टर करना पड़ेगा। अल्टर का मतलब क्या होता है कि आप टेबल में कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुके हैं। तो अब हम इसमें जो टीचर आईडी वाली कॉलम होगा उसको हमें अल्टर करना है, चेंज करना है। अभी तो ये फ़ॉरेन की नहीं है, इसे फ़ॉरेन की बनाना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अल्टर टेबल। टेबल का नाम, कौन से टेबल को आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर सैलरी का टेबल में चेंजेस लाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, फ़ॉरेन की, तो हमें ऐड फ़ॉरेन की रखना है, ठीक है। अब आपने फ़ॉरेन की क्या रखना है, कौन से कॉलम को आपने फ़ॉरेन की बनाना है, तो हमारी जो कॉलम होगा वो होगी TID। आप देख सकते हैं TID जो हमने यहाँ पर एज इंटीजर ली थी, ये हमारी यहाँ पर फ़ॉरेन की होगी। लेकिन अब ये जो फ़ॉरेन की है ये किस पर डिपेंड होगी, इसमें हम यूज़ करते हैं रेफरेंसेस। इसका जो रेफरेंस हमने दिया है वो दिया है हमारा टीचर का जो टेबल है, टीचर टेबल, और टीचर टेबल के अंदर कॉलम कौन सा है, टीचर आईडी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने सैलरी के टेबल को अल्टर किया, उसमें हमने फ़ॉरेन की ऐड की, कहाँ पे ऐड की, ठीक है, कॉलम नेम। इस कॉलम को आपने कौन से टेबल और उसके कॉलम के साथ रेफरेंस किया है, टीचर का टेबल है और TID उसकी कॉलम है। तो एक्सिक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हमारा ये जो टेबल है सैलरी का, ये डिपेंडेंट हो चुका है टीचर के साथ। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी यहाँ पे टेबल में की ऐड हुई है कि नहीं। हमने फ़ॉरेन की कहाँ ऐड की थी, टीचर में या सैलरी में, सैलरी में ना। तो यहाँ कीज़ में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं एक प्राइमरी की है और एक फ़ॉरेन की ऐड हो चुकी है टीचर आईडी के साथ। अब ये हमारा टेबल डिपेंडेंट हो चुका है। अब हम वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि ये इसका मकसद क्या है। सबसे पहले हम टीचर में वैल्यू इंसर्ट करनी होगी, क्योंकि हमारा जो मेन टेबल है उसमें वैल्यू सबसे पहले इंसर्ट करें। इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यूज़, क्योंकि आइडेंटिटी थी TID तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टीचर का नाम लिखना है, अहमद, और उनकी एज हम लिख लेते हैं 34, ठीक है। एक्सिक्यूट कर दिया। एक हमारा रो इफेक्टेड हो चुकी, तो एक और एंट्री कर देते हैं। दूसरा जो हमारा होगा अहमद और शाहरुख नाम है, एज हम लिख देते हैं 24। तो हमारी 2 एंट्रीज़ हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमारा जो डिपेंडेंट टेबल है उस पे आते हैं। अभी आप सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं टीचर पे, तो आप देख सकते हैं हमारी टीचर आईडी कितनी है, 2 है। 2 पर्सन्स हैं अलग अलग एज के, उनके नाम ये हैं, 2 टीचर्स हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने डेटा इंसर्ट करते हैं सैलरी में, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू सैलरी वैल्यूज़, तो सैलरी में हमारे कौन से वैल्यूज़ हैं, सैलरी आईडी प्राइमरी की है, आइडेंटिटी हमने यूज़ नहीं की तो हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो सैलरी आईडी हमने 1 रख दी,
ठीक है, इंटीजर है। सैलरी हमारी इंटीजर है तो सैलरी हमने रख दी है 30,000। जो फर्स्ट हमारी वैल्यू होगी वो है 30,000 सैलरी। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आ चुका है टीचर आईडी, क्योंकि ये एक फ़ॉरेन की है। किस पर डिपेंड है? आपके टीचर की टीचर आईडी पे। तो अभी आपके पास टीचर आईडी में कितनी एंट्रीज़ हैं? 2, 1 और 2, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर सोच समझ के लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं एक्सेप्टेबल हो जाएगा, हम अगर 2 लिखते हैं एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, जो कि हमारे टेबल से टीचर के टेबल में 3 एंट्रीज मौजूद ही नहीं है। टेबल टीचर आईडी हमारी 2 तक है, 3 नहीं है, तो इसे हमें वायलेशन दिखानी होगी कि आप फ़ौरन की वायलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम 1 चेक कर लेते हैं। जैसे हमने 1 लिखा है, एक्सिक्यूट करते हैं। 1 रो इफेक्टेड, इसको चेक करते हैं। जैसा कि आपने देखा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरी किया, सैलरी आईडी आ गई, सैलरी आ गई, और जो हमारी टीचर आईडी थी वो 1 एक्सेप्ट हो चुकी है कि आपने जो टीचर आईडी 1 का बंदा है उसकी सैलरी आ गई है कितनी? टीचर 1 पर कौन है? अहमद की सैलरी आ गई है 30,000। अब हम दूसरी एंट्री करते हैं। यहाँ इनकी सैलरी हम रख लेते हैं 25,000 और हमने वैल्यू रखती है 2। एक्सिक्यूट करते हैं। रो इफेक्टेड, जो हमारा दूसरा बंदा है उसकी सैलरी आईडी 2 होगी। मेन पॉइंट हमारी क्या है? टीचर आईडी के टीचर 2 शाहरुख जो टीचर है उनकी सैलरी कितनी है? 25,000। लेकिन अब हम अगर यहाँ पर तीसरी एंट्री करते हैं, ठीक है, उनकी सैलरी हम रख लेते हैं 22,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? 3 अगर रख लेते हैं, जो कि मौजूद ही नहीं है, एंट्री में मौजूद नहीं है, टीचर की एंट्री में मौजूद नहीं है, तीसरा बंदा है ही नहीं, लेकिन हम लिख रहे हैं डिपेंडेंट टेबल पे, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। चेक करते हैं। तो जैसे मैंने एक्सिक्यूट किया है, ये कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट कर रही है इंसर्ट स्टेटमेंट फ़ौरन की टीचर आईडी से, और ये प्रैक्टिस डेटाबेस का नाम है और ये टेबल का डेटा। तो ये कह रहे हैं कि आप वायलेट कर रहे हैं फ़ौरन की कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब हम अगर डेटा इसको 2 कर दें दोबारा, ऑलरेडी एक दफ़ा सैलरी मौजूद है 2 की 25,000, अब उनकी चेंज हो चुकी है 27,000 हो चुकी है, बंदा वही 2 है, ठीक है। एक्सिक्यूट करते हैं। अब हो जाना चाहिए क्योंकि हमने जो टीचर आईडी लिखी है वो 2 है, तो 2 एक्सेप्टेबल है। एक्सिक्यूटेड हो चुकी है। चेक करते हैं। अब आप देखिए टीचर आईडी 2 के 2 का बंदा जो है शाहरुख, उसकी सैलरी 27,000 हो चुकी है। अब हम एक वैल्यू इसमें इंसर्ट और करके चेक करते हैं। कौन सी वैल्यू में? एक और नया पर्सनल आया है, उसकी वैल्यू सैलरी में आ गई, उसका नाम है यासिर नाम है, एज हम कर देते हैं 26, ठीक है। एंट्री नंबर ये कौन सी होगी? 3। आप देख सकते हैं तीसरा बंदा आ चुका है। अभी यहाँ पर 2 एंट्रीज मौजूद हैं। अब हम इसी में एंट्री नंबर 4 को, क्योंकि पहले एंट्री नंबर 3 एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा था, जैसा कि मैं आपने बोला, चेक आपको मैंने कराया था, टीचर आईडी मैंने 3 रखी तो वो एक्सेप्ट नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई थी। अब हम इसको 3 करके चेक करते हैं, क्योंकि हमने टीचर का टेबल है उसमें एक एंट्री ऐड की है यासिर नाम की, तो अब इसे एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि ये डिपेंडेंट है टीचर से। तो एक्सिक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। चेक करते हैं कि तीसरे नंबर का जो बंदा है, टीचर है आईडी नंबर 3, उसकी सैलरी इतनी है और सैलरी आईडी अभी 4 चल रही है। तो आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा जो रिलेशनशिप है आपस में टेबल का, वो हम किस तरीके से बनाते हैं। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल पॉइंट्स पर
इन्वेंट्री सिस्टम में आप जो भी प्रोग्रामर है फ़ौरन की एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस टॉपिक को आई होप आपको सब पॉइंट्स सही से समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में टाइप कर दें। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा जॉइंस। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा जॉइंस, ठीक है। हमारे पास 4 टाइप्स के जॉइंस होते हैं, इनर जॉइन, फुल जॉइन, ठीक है, लेफ्ट जॉइन, और राइट जॉइन, ठीक है। ये हमारे पास 4 जॉइंस होते हैं, ठीक है। अब हम अप्लाई कर लेते हैं जॉइंस में। सबसे पहले जॉइंस का काम क्या होता है, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे पास ये 2 टेबल्स हैं, दोनों अलग हैं। जैसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट ऑल, दोनों टेबल्स को एक्सिक्यूट किया तो हमारे अलग अलग टेबल्स शो हो रहे हैं। आप चाह रहे हैं, अगर आप चाहें कि टीचर आईडी आए, टीचर का नाम आए, एज आए, लेकिन ये जो डिपेंडेंट टेबल की सैलरी है ये इसी के साथ शो हो, ठीक है। तो इसके लिए हम जॉइंस यूज़ करते हैं। तो हम मल्टीपल टेबल्स का डेटा एक ही टेबल में शो करना चाहें तो हम जॉइंस यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही से समझिएगा। तो हमारे पास 4 तरह के जॉइंस होते हैं, इनर जॉइन, फुल जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। तो इनर जॉइन क्या होता है, इनर जॉइन वो होता है जो टेबल्स, इन दोनों टेबल्स हैं, जो टेबल्स में, दोनों टेबल्स में चीज़ें मैच करेंगी वो शो करें। कि आपकी आईडी आप देख सकते हैं 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 हैं, तो 4 आईडीज़ हैं, इसमें 3 हैं। तो आपको 3 आईडीज़ मैच कर रही हैं इसकी 3 आईडीज़ से, ठीक है, चौथी मैच नहीं कर रही। तो इनर जॉइन आप वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ आपको सिर्फ मैचिंग वैल्यूज़ ही शो करनी होती है। जब आप इनर जॉइन यूज़ करेंगे आपके 3 यहाँ से आएंगी, शो होंगी, और 3 वैल्यूज़ या 3 एंट्रीज़ यहाँ की शो होंगी। फुल जॉइन का काम क्या है, फुल जॉइन का काम ये है कि आपका जो कंप्लीट टेबल है, दोनों टेबल्स, उनकी तमाम वैल्यूज़ शो हो जाएंगी, चाहे एक में 1 हो, चाहे एक में 4 हो, तो तमाम टेबल्स की वैल्यूज़ शो होंगी। इसी तरीके से हमारे पास लेफ़्ट जॉइन है। हमारे पास एक टेबल लेफ़्ट साइड होगा और एक राइट साइड पे। जिस टेबल को हम लेफ़्ट साइड पर रखेंगे, जैसे अभी हमारे पास लेफ़्ट, अगर इसको रखते हैं तो लेफ़्ट जॉइन में क्या होगा, आपकी जो लेफ़्ट साइड का टेबल होगा उसकी तमाम एंट्रीज शो होंगी, और राइट साइड पे जो होगा उसकी सिर्फ वो वाली शो होगी जो मैच कर रही होंगी उन 3 के साथ, जो लेफ़्ट साइड के साथ मैच कर रही होंगी वो शो होंगी, लेकिन लेफ़्ट साइड की कंप्लीट। इसी तरह राइट जॉइन होगा, राइट जॉइन में ये होगा कि आपका जो राइट टेबल होगा उसकी कंप्लीट एंट्रीज शो होंगी और लेफ़्ट साइड की जो राइट से मैच कर रही होंगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, अब ये देखिए, अब आपने याद रखने की उम्मीद क्या, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, अब यहाँ पर जो लिखेंगे आप, वो जिस टेबल का नाम, वो टेबल आपका होगा लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो हम लेफ़्ट साइड पर रख लेते हैं टीचर, ठीक है। अब आपने लेफ़्ट साइड हो गया, अब सेंटर में आपको जॉइन का नाम लिखना होगा। आप कौन सा जॉइन यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इनर जॉइन यूज़ कर रहा हूँ, तो इनर जॉइन लिखा, ठीक है। अब इनर जॉइन के राइट साइड पे आपने लिखना है जो आपका दूसरा टेबल होगा। एक हमारा टीचर था, दूसरा है हमारा सैलरी, ठीक है। अब आपने दोनों टेबल्स की वैल्यूज़ लिख ली हैं कि भाई टेबल के नाम लिख लिए हैं कि कौन सा टेबल है, कौन सा लेफ़्ट है, कौन सा राइट है। अब आपने जॉइन लगाना है ऑन, आपने इनर जॉइन लगाना है किस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि आपने हमेशा जो पॉइंट आपका होगा वो होगी इनकी प्राइमरी कीज़ वाली वैल्यूज़। टीचर आईडी हो गई, सैलरी आईडी हो गई, ठीक है। किसी एक पॉइंट पर भी आप लगा सकते हैं। सबसे पहले अभी क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, फॉरेन की, तो हमारा ये जो टीचर आईडी की प्राइमरी की है ये सैलरी की फॉरेन की से रिलेट कर रही है, तो हमारा ऑलरेडी
इस टॉपिक में रिलेशनशिप बना हुआ है, तो हम एक पॉइंट ये लेंगे टीचर आईडी टीचर की, और दूसरी हम सैलरी की टीचर आईडी लेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला था, वो था टीचर डॉट टीचर की आप कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने डॉट प्रेस किया तो टीचर के जो कॉलम्स हैं वो शो, तो हमने टीचर आईडी, ठीक है, इसको ज्वाइन किसके साथ लगाना है, इज इक्वल सैलरी डॉट टीचर आईडी, क्योंकि हमने टीचर आईडी के साथ रिलेशनशिप ऐड की हुई थी। तो हमारी ये ज्वाइन की कमांड कंप्लीट हो चुकी है। एग्जीक्यूट करते हैं तो शो क्या होना चाहिए, हमारा इनर ज्वाइन है, 3 वैल्यूज़ इसकी सेम है, 4 इसमें है, तो 3 शो होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो हमारी इसमें मैचिंग वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं हमारी जो इसमें मैचिंग वैल्यू क्या थी। इसमें मैचिंग वैल्यू ये थी 1 2 3, ठीक है, 3 थी वैल्यूज़ मैचिंग, एक 1 2 3 1 2 3, ठीक है। चेक करते हैं जो हमारी एक टीचर आईडी 1 के साथ मैच हो रही है, 2 की 2 थी और 3 की कितनी थी, 3। तो ये सिर्फ वही शो कर रहा है जिसका रिलेशन आपके इसमें मौजूद बना हुआ है। आप देख सकते हैं जिनका रिलेशनशिप में मौजूद नहीं होगा, कंप्लीट कितनी आईडीज़ थी, 7 एंट्रीज़ थी, यहाँ पे शो कितनी हो रही है, 4, लेकिन सिर्फ कौन सी हो रही हैं, जिनका आपके साथ रिलेशनशिप मैच कर रहा है, ठीक है। फिर चेक कर लेते हैं इसमें टोटल एंट्रीज़ कितनी थी, 7, ठीक है। इसी तरीके से अब हम इनर जॉइन के बाद फुल जॉइन ऐड करते हैं। वही कमांड होगी, सिर्फ आपने इनर को हटा के फुल लिखना है, ठीक है। तो फुल में भी हमारी वही हो रही, क्योंकि एंट्रीज हमने जो बनाई हुई हैं, जो रिलेशनशिप है उसमें कोई इशू नहीं है, रिलेशनशिप तमाम डिपेंडेंट काम कर रहा है, तो इसलिए हमारा वो फुली शो कर रहा है। तो कमांड ये बिल्कुल सही चली है, रिलेशनशिप में हमारी जो कमांड थी वो बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रही है। इसी तरीके से लेफ़्ट जॉइन, अब लेफ़्ट साइडेड का हम चेक करते हैं। कमांड तमाम में सेम आएगी, क्योंकि हमारी जो रिलेशनशिप है वो सही से काम कर रही है, क्योंकि हमने रिलेशनशिप में, अगर आप यही कमांड किसी नॉर्मल टेबल पे आप बनाएंगे जिसमें आपने रिलेशनशिप ऐड नहीं की हुई, क्योंकि हमने अभी फ़ौरन की ऐड की हुई थी, तो इसलिए इसमें हमने फ़ौरन की ऐड की हुई थी, तो इस वजह से हमारा जो टेबल है वो आउट ऑफ सोर्स तो नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी तमाम वैल्यूज़ कंप्लीट थी। तो इसीलिए इसने तमाम जो आपस में रिलेशंस बन रहे हैं जॉइंट्स, उनको शो किया। तो इसी तरीके से राइट का भी सेम आएगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी कंप्लीट है। राइट जॉइन सेम। इसमें एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी कुछ चीज़ें इनमें काम की नहीं हैं, जैसा कि टीचर आईडी काम की है, बिल्कुल टीचर का नाम भी सही है, एज भी सही है। स्टूडेंट आईडी और टीचर आईडी ये हमें किसी को शो नहीं करना, हाँ काम ज़रूर करना है इस पे, लेकिन आउटपुट में हमें शो नहीं करना, ठीक है। अगर हमें इसे आउटपुट में शो नहीं करना तो हमें इसको क्या करना होगा, सिलेक्ट ऑल हमको हटा के यहाँ पे हमें क्या शो करना है, एक टीचर आईडी शो करनी है, टीआईडी, ठीक है, कॉमा, दूसरा क्या शो करना है हमें, नेम, ठीक है, तीसरा क्या, एज, टीचर की एज, और चौथा हमें क्या करना है, जो दूसरे टेबल से, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने ये 3 चीज़ें तो हमारी एक ही टेबल में थी टीचर के, लेकिन जो चौथी चीज़ है वो है सैलरी, जो कि हमारे सैलरी के टेबल में अलग टेबल पे। अब जॉइनिंग के ज़रिए हम ये भी यहाँ शो कर सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हमें लिखना है सैलरी। तमाम कंप्लीट हो चुका है, एक्सिक्यूट करते हैं। टीआईडी, सॉरी टीआईडी तो हमें शो ही नहीं करनी, क्योंकि वो आपस में रिलेट हो रही है, तो सिर्फ नाम जो मेन पॉइंट है वही हमें शो करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि टीआईडी हमारे पास 2 थी ना दोनों टेबल्स में, तो इसलिए हमें वो वायलेट हो रहा था। तो अब देखें
जो हमारा मेन टेबल है, नाम आ गया, एज आ गई, सैलरी आ गई। कंप्लीट 2 टेबल्स की डिटेल हमारे पास एक ही टेबल में आ चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा आई होप आपको जॉइंस कंप्लीटली समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो होगा स्टोर प्रोसीजर्स। स्टोर प्रोसीजर्स का काम क्या होता है? ये काम करते हैं ऐसा शॉर्ट की। जब भी आपकी किसी भी काम, कोई भी क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है, बच्चा चुप कर। और देखना मैं के करास लग गया थे। गुस्सा ना करने का, कोई है नहीं है तुझसे नहीं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा स्टोर्ड प्रोसीजर्स। तो स्टोर्ड प्रोसीजर्स का काम क्या होता है? ये ऐसा शॉर्ट की यूज़ होते हैं आपकी क्यूरीज। अगर जैसे आप देख सकते हैं, हमने जॉइन बनाया है तो इतनी बड़ी क्यूरी लिखी है। ये तो एक किस्म का सिर्फ 2 टेबल्स को हमने ज्वाइन किया है, तो सिर्फ इतनी सी क्यूरी बनी है। अगर हम मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, आपकी क्यूरी काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो आप अगर इस क्यूरी को बार बार कॉल करना है तो आपको ये क्यूरी बार बार लिखनी होगी। लेकिन जब हम स्टोर प्रोसीजर अगर यूज़ करेंगे तो हमें ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें एक दफ़ा क्यूरी को स्टोर प्रोसीजर में सेव किया और उस क्यूरी के स्टोर प्रोसीजर को सिर्फ कॉल करना है। जिस नाम से भी आप स्टोर प्रोसीजर को सेव करेंगे, सिर्फ उस नाम को कॉल करें, आपकी क्यूरी कॉल हो जाएगी। तो हम इसको स्टोर प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है स्टोर प्रोसीजर्स, ठीक है। अब हम एक नया स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर। अब प्रोसीजर का आपने नाम क्या रखना है? हमारी ये जो टीचर, इधर तो टीचर हम इसका नाम सिर्फ लिख लेते हैं डिटेल्स, ठीक है। और मैं आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, डिटेल्स। अब स्टोर प्रोसीजर को हम, ये इनकी कमांड है तो ये याद रखने की है। एस बिगिन, आपका जो स्टोर प्रोसीजर है वो कहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर की क्यूरी यहाँ से है, ये ऊपर स्टोर प्रोसीजर मस्ट नहीं, यहाँ से क्रिएट प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर नेम एज बिगिन, यहाँ से स्टोर प्रोसीजर आपका स्टार्ट होगा। यहाँ आपने क्यूरी लिखनी है, जो क्यूरी आपने कॉल करनी है। इसी क्यूरी को हम ज्वाइन की क्यूरी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारी क्यूरी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे आपने क्यूरी कंप्लीट की, नीचे आप लिखते हैं एंड, ठीक है। एंड कर दिया, आपका स्टोर प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर दें तो आपका स्टोर प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। इस अगर स्टोर प्रोसीजर को आपने चेक करना है कि मेरा स्टोर प्रोसीजर सेव हुआ है या नहीं, वापस चले जाएं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है प्रोग्रामेबिलिटी, ठीक है, क्लिक करें तो हमारे पास आ चुका है स्टोर प्रोसीजर्स। ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं एक स्टोर प्रोसीजर हमारे पास बन चुका है जिसका नाम है डिटेल्स। अब आपको अगर ये स्टोर प्रोसीजर कॉल करना है, क्योंकि हमने बना तो लिया है, लेकिन स्टोर प्रोसीजर को हम कॉल कैसे करेंगे? तो इसको कॉल करने के लिए सिर्फ आपने लिखना होता है एक्सिक्यूट, ठीक है, EXEC, और स्टोर प्रोसीजर का नाम डिटेल्स एक्सिक्यूट। जैसे मैंने इसको एक्सिक्यूट किया, आपका स्टोर प्रोसीजर रन हो चुका है। अगर मैं स्टोर प्रोसीजर में चेंजेस लाना चाहूँ, एक नया स्टोर प्रोसीजर बना लेता हूँ जिसमें इसका नाम रख लेता हूँ ABC, ठीक है। इसमें हम एज हटा देते हैं, सिर्फ नेम और उसकी सैलरी, क्योंकि मेन पॉइंट तो यही होता है। एज, कई ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर एज की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ नाम और उसकी सैलरी शो हो। हमें इस ABC स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना है ताकि सेव हो जाए।
अब ये कह रहे हैं देयर इज़ ऑलरेडी नेम ABC इन द डेटाबेस, हमें इसको चेंज कर देते हैं, ABCD कर देते हैं। ठीक है, तो कमांड सक्सेसफुली हो चुकी है। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, प्रोग्रामेबिलिटी पे आ गए। यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा टाइम लगेगा। टेबल्स, प्रैक्टिस के टेबल्स, ये तमाम शो हो रहा है। स्टोर प्रोसीजर के कुछ ऑलरेडी इसमें बने हुए हैं, तो इसको चल डायरेक्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ABCD को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें नेम और सैलरी ख़त्म की हुई है। तो ABC को कॉल किया, ABCD चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं नेम और सैलरी आ चुकी है आपके पास। जब आप एक्सिक्यूट करेंगे डिटेल्स वाले को, तो डिटेल्स वाला शो होगा, और AB दोनों को शो करना चाहें दोनों को एक्सिक्यूट करें, देख लीजिए आप। तो ये होता है स्टोर प्रोसीजर, ऐसा शॉर्ट की हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आपको सब सही से समझ आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी या कमेंट डाउन बिलो द वीडियो। आई होप यू विल enjoy this video. Please subscribe my YouTube channel. I will create more videos like